Hello, this is Disha Namdev. Welcome to Initiation classes. In this video, I will explain chapter number 1st, Chemical Reaction and Equation of class 10 subject Science. I am also providing you videos on maths, so please watch that videos also. In the previous classes, you all have already learned about physical and chemical changes of matter. I mean to say, लास्ट क्लासेस में आप लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है कि फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, तभी यहाँ पर उसका एडवांस चैप्टर यहाँ पे आपको मिला है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय केमिकल रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे. इक्वेशन जिसे हम साइन और फॉर्मूले के बेस में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी इस चैप्टर में हम सीखेंगे. सो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहें. आप लोगों को मैं केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस का क्विक रिवीजन करा देती हूँ ताकि जब हम चैप्टर को आगे स्टार्ट करें तो आपको अच्छी तरह से वो समझ में आ जाए. केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? तो केमिकल चेंजेस आर यूजुअली इरिवर्सिबल, यानी कि एक बार कुछ चीज़ बन जाती है तो वो इरिवर्सिबल होता है. जैसे दूध से यदि दही बन गया है तो वापस दही से हम दूध नहीं बना सकते, तो इसको हम क्या कहेंगे? इरिवर्सिबल कहेंगे. जबकि जो हमें वह फिजिकल चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं. मीन्स न्यू सब्सटेंस हमें वहाँ पर कोई भी नहीं बनता. जबकि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? वन और मोर सब्सटेंस हमें मिल सकते हैं और साथ ही साथ जो भी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी जो कंपोजिशन बनता है वो क्या होता है? चेंज हो जाता है. उसके कलर में चेंज हो सकता है, उसके स्टेट में भी चेंज हो सकता है. मीन्स यानी जो मैटर है सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी फॉर्म में चेंज हो सकता है. सो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को आप लोग कैसे पहचानेंगे? आप ये ध्यान रखें, यदि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो उस पर क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? उसका शेप यानी कि वॉल्यूम एंड साइज़ की हम बात कर देंगे. कलर, टेक्स्चर, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, डेंसिटी है, मास है, ये सब क्या होते हैं? किसी भी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें सामने से देखने पर समझ में आती हैं. जैसे हमने कोई बल्ब है, उसको हमने ऑन किया तो वो जल जाएगा और हमने ऑफ किया तो वो बुझ गया. तो इस तरह से ऑन एंड ऑफ करना हमने जब उसको, तो वो फिजिकल चेंज है. नॉर्मली बस वो जल रहा है और बुझ रहा है. जबकि हम जब दूध से दही बनने की बात करें तो वहाँ पे न्यू सब्सटेंस बन रहा है और वो इरिवर्सिबल है. वापस से वो पहले वाली कंडीशन में नहीं आ सकता है. आई होप केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोग इन्हें पढ़ चुके हैं. आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर में भी और भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. जैसे कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन. मीन्स यहाँ पर हमें कुछ सिचुएशंस दी हैं और देखना है कि डेली लाइफ में जब इस तरह से कुछ होता है तो क्या क्या सिचुएशन हमें देखने को मिलती हैं. जैसे फर्स्ट है, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, यानी गर्मियों में हम यदि रूम टेम्परेचर पे मिल्क को छोड़ देते हैं तो क्या होता है? वो फट जाता है, हमें पता है. नेक्स्ट क्या है? एन आयरन तवा, पैन, नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफियर, यानी कि एक ह्यूमिड एटमोसफियर में, यानी कि जहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ऐसे एटमोसफियर में हम इसको छोड़ देते हैं. किसको? तवा जिसमें हम रोटी बनाते हैं, या पैन, नेल यानी सुई, इस तरह से किसी को हम छोड़ देते हैं तो क्या होते हैं? ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में वो हमें उनमें जंग दिखती है ना, आपने देखा होगा, रेड रेड हमको वहाँ पे दिखने लगता है. और थर्ड क्या है हमारे पास? ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, यानी कि जो ग्रेप्स होते हैं, अंगूर होते हैं, उनको जब हम फर्मेंट करते हैं तो क्या बनता है? अल्कोहल बन जाता है. फूड इज कुक, जब हम खाना बनाते हैं. फूड गेट्स डाइजेस्ट इन अवर बॉडी, यानी खाना जो हमारी बॉडी में पचता है. एंड वी रिस्पायर, यानी जब हम श्वसन करते हैं. तो ये जितनी भी सिचुएशंस यहाँ पे दी हुई हैं, ऑल आर शोइंग दैट chemical reaction. So in all above situation the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed, यानी इस सभी सिचुएशंस जो हमको दी हुई हैं इनमें कुछ ना कुछ इनिशियल सब्सटेंस में चेंज हो रहा है, इसलिए हम इन सबको क्या कहेंगे? केमिकल चेंज कहेंगे. वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन अवर प्रीवियस क्लासेस. व्हेनेवर अ केमिकल चेंज occurs वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस. मीन्स जब कोई रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है. लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि रियल में कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं, इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है. यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय अ केमिकल रिएक्शन. हाउ डू वी come to know that a chemical reaction has taken place. Let's perform some activities to find the answer to these questions. तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ दी हुई हैं. इस चैप्टर में आपको एक्टिविटी 1.1, 1.2 एंड 1.3 यानी कि 3 एक्टिविटीज़ दी हुई हैं. हम वन बाय वन इन तीनों ही एक्टिविटीज़ को देखते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है. फर्स्ट एक्टिविटी है कॉजन्स, यानी कुछ सावधानियाँ दी हुई हैं. दीज एक्टिविटीज़ नीड द टीचर्स असिस्टेंस. It would be better if students were
सुटेबल आई ग्लासेस, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग समझ गए होंगे, नॉर्मल सी बातें हैं। रीडिंग आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, आप लोग क्लास 10th में आ चुके हैं और बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए क्योंकि आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि टीचर की प्रेजेंस में हो तो ज़्यादा अच्छा है, और साथ ही साथ बच्चे यदि अपनी आंखों पर चश्मा पहन लें यानी आई ग्लासेस का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा। देखते हैं क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो एक्टिविटी में लिखा हुआ है क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रिबन इट विथ सैंड पेपर। मीन्स जो सैंड पेपर होता है, रेतमाल होता है, उसकी हेल्प से साफ़ करें किसको, मैग्नीशियम रिबन को। नॉर्मल जो रिबन हम लगाते हैं उस तरह का रिबन होता होगा, तो उसको हमको क्या करना है, जो सैंड पेपर है उसकी हेल्प से रब करके साफ़ करना है। होल्ड इट विथ a pair of tongs, burn it using a spirit lamp or burner and collect the ash so formed in a watch glass as shown in figure 1.1. Burn the magnesium ribbon keeping it away as far as possible from your eyes. मीन्स यहाँ पर कह रहे हैं टोंग के हेल्प से इस मैग्नीशियम रिबन को पकड़ना है, और जैसे यहाँ पे शो किया है आप लोग देख भी सकते हैं, बर्नर के में इसको यहाँ पे जला रहे हैं और जो भी सब्सटेंस यहाँ पे गिर रहा है उसको हमने एक जो बाउल है उसमें इकट्ठा कर रहे हैं। और साथ साथ ये भी लिखा है कि जब मैग्नीशियम रिबन को आप बंद करें तो कोशिश करें कि आपकी आइस क्या हो, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतना दूर हो। और यहाँ स्टार्टिंग में ग्लास पहनने की बात की गई है। तो ये नॉर्मल डायग्राम को देखकर भी आप एक्टिविटी के स्टेप्स लिख सकते हैं, ये इतना ज़्यादा टफ नहीं है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया ये देखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे वाइट सब्सटेंस हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो जो वाइट सब्सटेंस हमें दिख रहा है ये एक्चुअल में क्या है, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी हमने यहाँ पे क्या किया, केमिकल रिएक्शन जो हो रही है उसको हम समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम को हमने, यानी मैग्नीशियम रिबन है वो एक्चुअल में है क्या, मैग्नीशियम ही है। मैग्नीशियम को हमने एयर की प्रेजेंस में जला रहे हैं। हम यहाँ पे बर्नर के हाथ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जला रहे हैं। और किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, 3 थिंग्स वी नीड to burn anything। अब वो क्या 3 चीज़ें हैं, फर्स्ट वन इज़ ऑक्सीजन होना चाहिए। ऑक्सीजन की एब्सेंस में कोई भी चीज़ नहीं जल सकती, आप लोग ये ध्यान रखें। ऑक्सीजन जब होता है तभी कोई चीज़ जल पाती है। जैसे हम मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम के रिबन को हम जलाए, रिबन मतलब सिंपल से हम ये इस स्ट्रिप को यहाँ पे काट लेते हैं तो ये क्या बन रहा है, एक रिबन ही बन रहा है। नॉर्मल रिबन जो हम लगाते हैं उसी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अगर मैग्नीशियम एक बार जलना स्टार्ट होता है तो उसको बुझाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। उसके लिए हमको क्या करना होगा, नॉर्मली जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको बंद करना होगा, तो वो चीज़ जलना बंद हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली हम कैंडल जलाते हैं तो वो जल जाती है, और जब हम उसको ग्लास से ढक देते हैं किसी भी, आपने पहले भी छोटी क्लासेस में एक्सपेरिमेंट किया होगा, कैंडल को जलाते हैं और कांच ग्लास से उसे ढक देते हैं, कुछ देर तक तो वो जलती है जब तक उसके अंदर ऑक्सीजन रहती है, और जब वो उस पूरे ऑक्सीजन को यूज़ कर लेती है, उसका यूटिलाइज कर लेती है, तो उसके बाद ऑक्सीजन ग्लास के अंदर खत्म होने पर वो बंद हो जाती है यानी बुझ जाती है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखें, ऑक्सीजन मस्ट है। सेकेंड हम बात करें तो क्या होना चाहिए, फ्यूल होना चाहिए, तभी वो चीज़ जलेगी। जैसे मैग्नीशियम जो है यहाँ पे क्या कार्य कर रहा है, वो एक फ्यूल की तरह ही काम कर रहा है। जैसे हम वुड जो लकड़ी होती है, लकड़ी को जलाते हैं, या फिर हमारे पास काऊ डंग होता है, हम जो कंडे होते हैं उन्हें जलाते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, फ्यूल की तरह काम करते हैं। यानी जो कोयला होता है, कोल है, वो भी क्या है, फ्यूल है। जितना ज़्यादा फ्यूल होगा उतनी देर तक चीज़ जलेगी। जैसे अगर आपको मालूम होगा नॉर्मली हमारे जो 2 व्हीलर्स होते हैं या कोई भी हमारे पास व्हीकल है, उसमें जितना ज़्यादा पेट्रोल होगा वो उतना ज़्यादा क्या होता जाएगा, जलेगा, तो उतनी देर तक मतलब वो चीज़ जलेगी। तो आप लोग इस तरह से ध्यान रख सकते हैं फ्यूल। और थर्ड हमारे पास क्या होता है, इग्निशन सोर्स होता है। जैसे जिस चीज़ से हम जला रहे हैं, जैसे क्या हो सकती है, मैच बॉक्स हो सकता है यानी कि माचिस हो सकती है आपके पास, या फिर लाइटर हो सकता है। इस तरह से ये जो चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से हम जला, जैसे यहाँ पे हम किसका यूज़ कर रहे हैं, बर्नर का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या है, एक इग्निशन सोर्स है। तो ये जो सिंपल हमने एक्टिविटी 1.1 देखा है, इसको आप लोग समझ सकते हैं, सिंपल अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं इस तरह से। मैं यहाँ पे आपको शो कर देती हूँ क्या लिखा है हमने पहले, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 centimeter long and hold a tip of the ribbon next to the flame of the burner। सिंपल सी लैंग्वेज में यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है। एंड द रिबन बर्न विद अ ब्राइट वाइट लाइट, हीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन। आप याद रखें केमिकल रिएक्शंस जब होती हैं तो इनमें हीट भी प्रोड्यूस होती है।
और आगे क्या लिखा है, डोंट लुक एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबिन। वहाँ पे आपने देखा था, उसमें भी लिखा था कि आप आई ग्लासेस का यूज़ करें तो इट में टेम्प्रेरी लॉस ऑफ साइट, यदि आप डायरेक्ट उसको बर्न होते हुए देखेंगे तो टेम्प्रेरी लॉस भी हो सकता है साइट का। इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन फाउंड इन एयर द फॉर्म ऑफ पाउडरी ऐश कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। मीन्स यहाँ पे जो मैग्नीशियम है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रही है तो उससे जो हमको वाइट पाउडरी ऐश मिल रहा है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो आप देख सकते हैं न्यू सब्सटेंस यहाँ पे बन रहा है, यानी कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में भी देखेंगे। आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, मैग्नीशियम जो है हमारे पास, यहाँ पे मैं आपको शो कर देती हूँ, मैग्नीशियम ये क्या हो रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रही है तो हमको क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। अब इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सब्सटेंस है, जो एलिमेंट्स हैं, इनके हम साइन लिख देंगे। तो मैग्नीशियम को हम किस तरह से लिखते हैं, Mg लिखते हैं, प्लस जो ऑक्सीजन है इसको हम कैसे लिखेंगे, O2 लिखेंगे, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन रहा है वो क्या है, MgO। अब आप देखें यहाँ पे ये बैलेंस नहीं है। इस चैप्टर में आप लोग इक्वेशन को बैलेंस करना भी सीखेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको छोटा सा बता देती हूँ किस तरह से बैलेंस करते हैं। आप देखें, जो हमारे पास जितने भी हम यहाँ पे सब्सटेंस यूज़ करते हैं उतना ही यहाँ पर बनना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1 ग्राम हमने इसको लिया है और 1 ग्राम इसको लिया, तो टोटल मिला के कितना हो, 2 ग्राम हुआ ना। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, टोटल जो हमारे पास सब्सटेंस बन रहा है वो कितना होना चाहिए, 2 ग्राम होना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पर एक मैग्नीशियम है तो यहाँ पर भी कितना है, 1। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, लेकिन यहाँ पर 1 ही है। तो इस तरह से हम यहाँ पे आगे 2 लगा देते हैं। अब आप देख सकते हैं ऑक्सीजन तो कितना हो गया है, 2, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हो गए, 2, और यहाँ पर कितना है, 1 ही है। तो हम इसके आगे यहाँ पर 2 लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 मैग्नीशियम यहाँ पर है और बनने के बाद भी यहाँ पे 2 मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर भी बनने के बाद कितने हैं, 2 है। तो आगे 2 का क्या सेंस होता है, पीछे 2 लगाने का क्या सेंस होता है, कहाँ पर हम लगा सकते हैं, हमने बीच में क्यों नहीं लगाया। तो ये सारी बातें हम आगे चैप्टर जब करेंगे, जहाँ पर हम इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे, तब डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे ये ध्यान रख लें कि 2Mg यानी कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब रिएक्शन हुई है, यानी कि ऑक्सीजन प्लस हुआ इसमें, तो क्या बन गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक वाइट पाउडरी सब्सटेंस हमें मिला है। तो जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कह रहे हैं। आप लोग ये भी ध्यान रखें, कुछ वे होते हैं केमिकल चेंजेस के, जैसे हीट, जैसे हमने यहाँ पे मैग्नीशियम रिबिन को जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो किस में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो गया। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी हम केमिकल चेंज कर सकते हैं, जैसे कि एनोड और कैथोड लगाए जाते हैं, जिससे से वाटर वाला एग्जाम्पल आपने देखा होगा। कैथोड और एनोड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई द्वारा हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर देते हैं। ऐसे ही सनलाइट, जो फोटोसिंथेसिस एक अच्छा एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का, सनलाइट के कारण जो होता है, और प्रेशर के कारण भी केमिकल चेंजेस हो सकते हैं। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं चैप्टर में। नेक्स्ट पेज पर हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबिन बर्न विद डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर। ये हम देख चुके हैं कि जब मैग्नीशियम रिबिन जलेगा तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ ये जल रहा है और साथ ही साथ एक वाइट पाउडर के फॉर्म में वो चेंज हो गया है। दिस पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जो ये वाइट पाउडर है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंस इन एयर, मतलब एयर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन के कारण ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। अब एक्टिविटी 1.2 एंड 1.3 हम देख लेते हैं। एक्टिविटी 1.2 में क्या लिखा है, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, एड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप एक टेस्ट ट्यूब में क्या करें, लेड नाइट्रेट ले लें और उसमें क्या करें, पोटेशियम आयोडाइड को जो सॉल्यूशन है उसको ऐड कर दें, फिर ऑब्जर्व करें कि क्या हो रहा है। तो एक्टिविटी 2 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि लेड नाइट्रेट एक टेस्ट ट्यूब में हमें लेना है, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन उसमें हमें ऐड करना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है। तो इस केमिकल चेंज में हम ऐसे याद रख सकते हैं, पोटेशियम यानी कि के और आयोडाइड यानी कि आई। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ले लिया है और इसको हमको किस में ऐड करना है, लेड नाइट्रेट में। तो लेड PbNO3 होता है, आप लोग ये ध्यान रखें। पोटेशियम आयोडाइड हमने जो लिया ये क्या है, एक सॉल्यूशन है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि ये एक्वा फॉर्म में है इस तरह से, और जो पोटेशियम नाइट्रेट हमने लिया है ये भी किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, यानी कि सॉल्यूशन में है। तो यहाँ पर इस तरह से जब इनके बीच में रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, 2KNO3, और ये भी किस फॉर्म में रहेगा, एक्वस फॉर्म में रहेगा। प्लस में हमें क्या मिल जाएगा, PbI2, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पे पोटेशियम और आयोडाइड ये कितने हैं, 1 है, और यहाँ पे कितना है 2, और यहाँ पे भी कितना है 2, तो यहाँ पे हम इस तरह से 2 लगा सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ ये तो क्लियर है। पोटेशियम NO3 को अगर देखें तो नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन यहाँ पर है 2। ये जो आगे लगा होता है नंबर ये सभी के लिए होता है, और जो पीछे लगा होता है वो उसी साइन का रहता है, उसी एलिमेंट का रहता है जिसके पीछे वो लगा है। तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना हो गया 2, पोटेशियम क्लियर है इसलिए हम इसको नहीं लिख रहे हैं। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना दिख रहा है हमको 3, और यहाँ जो आगे लगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करते तो वो कितना है 6 है। अब यहाँ पे आप देखें ऑक्सीजन कितना है 3, तो यहाँ पर यदि हम 2 लगा देते हैं इस, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट में है, तो 3 2 = 6, तो ये हमारे पास क्लियर हो जाएगा। और N कितना है 2, तो ये भी यहाँ से इक्वल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जब इनके बीच में रिएक्शन हुआ तो हमने क्या देखा कि एक येलो इनसॉल्युबल प्रेसिपिएंट हमें यहाँ पे मिल रहा है, जो कि क्या है लेड आयोडाइड है। ये हमको मिल रहा है लेड आयोडाइड, और साथ साथ एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में हमें पोटेशियम नाइट्रेट भी मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से ये एक्टिविटी 1.2 दी हुई थी। यहाँ पे थर्ड एक्टिविटी हमारे पास एक्टिविटी 1.3 में लिखा हुआ है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। फिगर नंबर 1.2, यहाँ पे ये फिगर जो है 1.2 में शो किया गया है। क्या कह रहे हैं कि एक कुछ आपको थोड़ी सी जिंक ग्रैन्यूल लेना है और उसको कॉनिकल फ्लास्क या फिर आप टेस्ट ट्यूब में ले सकते हैं, और उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को आप ऐड कर दें। साथ ही साथ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या सावधानी रखनी है कि जब एसिड को आप लोग लें तो यानी हैंडल द एसिड विथ केयर, यानी कि सावधानी पूर्वक लें। और आगे लिखा है, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल। आपको जिंक ग्रैन्यूल जो है, इसके अंदर जो जिंक ग्रैन्यूल डले हुए हैं, आगे मैं आपको फिगर में शो करूंगी, उनके आसपास कोई चेंजेस शो हो रहे हैं क्या, ऑब्जर्व को करके बताना है। और साथ ही साथ जो फ्लास्क हमने लिया है या टेस्ट ट्यूब लिया है उसको टच करके देखना है कि इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, की उस जो फ्लास्क है या ट्यूब है उसके टेम्परेचर में कोई चेंज आया है या नहीं। तो जब हम इस तरह से एक्टिविटी करते हैं, जिंक ग्रैन्यूल को कॉनिकल फ्लास्क में डालते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड करते हैं, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो फ्लास्क होगा वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखें क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें क्या होगा, जिंक ग्रैन्यूल जो होंगे वो उनके आसपास चारों तरफ हम देखेंगे तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बनेगा। क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन, जिसकी वजह से वो जो फ्लास्क होगा वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, जो हीट होती है वो प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जो फ्लास्क होगा वो गर्म हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख लें, ये जिंक ग्रैन्यूल है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डला है, ये कॉनिकल फ्लास्क है, कि ग्लास ट्यूब है और कॉक से वो बंद है। इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो इस इक्वेशन को आप किस तरह से लिख सकते हैं, आप शो कर सकते हैं, जो आपके पास जिंक ग्रैन्यूल है यानी कि Zn, यहाँ पे लिख देते हैं हम Zn। इसमें हम क्या कर रहे हैं, HCl को ऐड कर रहे हैं। जब हम HCl स्मॉल l होगा, HCl को ऐड कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास, जिंक क्लोराइड यानी कि ZnCl, एंड जो हाइड्रोजन गैस होगी वो क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस होगी। इस तरीके से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। जैसे तो जिंक 1 है, यहाँ पे भी 1 है, Cl 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे लेकिन हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे हमें क्या लगाना होगा 2। तो इस तरह से क्लोरीन भी 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 ऐड कर देते हैं। इस तरह से ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन आ गई है कि जिंक में जब हमने क्या किया, HCl को ऐड किया तो जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ, जिसके कारण जो कॉनिकल फ्लास्क था वो क्या हो गया है, गर्म हो गया है। और बबल्स हमें दिखेंगे, जैसे हम आप लोग इस फ्लास्क को देखेंगे, यदि आप ये एक्टिविटी करते हैं तो आपको बबल्स निकलते हुए दिखेंगे, जो कि क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो आप लोग ध्यान रखें, यहाँ क्या लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं, फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन whether a chemical reaction has taken place, change in state, change in color, evolution of a gas, change in temperature। मीन्स यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि तीनों ही एक्टिविटीज़ को देखकर हमें ऑब्जर्व कर चुके हैं, हमें पता चल गया है कि ये जो 4 चीज़ें हैं ये हो सकती हैं, जैसे कि स्टेट में चेंज हो सकता है, कलर में चेंज हो सकता है, गैस इवोल्यूट हो सकती है और टेम्परेचर में भी चेंज हो सकती है। तीनों ही एक्टिविटीज़ जो हमने इस चैप्टर में देखी है, आप इनको शॉर्ट में यहाँ इस तरह से समझ सकते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी से क्वेश्चन है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्निंग। तो क्या हम ऑब्जर्व करते हैं, व्हेन मैग्नीशियम, इसको फुल फॉर्म में आप लिख लें, व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर अ वाइट पाउडरी सब्सटेंस यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड एंड मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैसलिंग वाइट लाइट। यानी कि यहाँ पे 2 mg प्लस O2 और यहाँ पे क्या बन रहा है, MgO बन रहा है। यहाँ पे आप इसके स्टेट भी लिख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में है। जो ऑक्सीजन हमारे पास है ये किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। और ये जो हमारे पास बना सब्सटेंस ये भी किस फॉर्म में बना है, सॉलिड फॉर्म में बना है। आप इनके यहाँ नाम भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, और या नीचे लिख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेकंड वाली एक्टिविटी आप देखें, एक्टिविटी 1.2 क्या है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू लेड नाइट्रेट। यानी पोटेशियम आयोडाइड को जब हमने
सॉल्यूशन में ऐड किया है लेड नाइट्रेट के, तो क्या हुआ है, तो व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन देन अ येलो इनसॉल्युबल प्रिसिपेट ऑफ लेड आयोडाइड एंड एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज फॉर्म्ड। यानी इस तरह से पोटेशियम आयोडाइड में जब हमने लेड नाइट्रेट को ऐड किया तो क्या बन गया, एक येलो इनसॉल्युबल प्रिसिपेट हमें मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं PbI2, और एक्वस फॉर्म में हमको क्या मिला है, एक सॉल्यूशन मिल गया है जो कि पोटेशियम नाइट्रेट का है। यहाँ पे भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, इनके स्टेट एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वा फॉर्म, और ये जो PbI2 है ये कैसा है, येलो है क्योंकि इनसॉल्युबल है। अब आप ध्यान रखें, थर्ड एक्टिविटी से है जे 1.3 से क्या है, व्हाट हैपन टू जिंक ग्रैन्यूल, यानी जिंक ग्रैन्यूल का क्या होगा यदि उसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड कर दिया जाता है तो क्या होगा। जिंक इज एन एक्टिव मेटल, जिंक क्या है, एक एक्टिव मेटल होती है। रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड जो भी हम मिलाएंगे उससे रिएक्ट कर जाएगी टू फॉर्म सॉल्युबल जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन, जिसकी वजह से जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। वी कैन ऑब्जर्व बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम अराउंड जिंक ग्रैन्यूल, यानी जो जिंक ग्रैन्यूल होंगे उसके चारों तरफ हम क्या देख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल्स देख सकते हैं। और जब हम क्या करेंगे, इफ वी टच द फ्लास्क और ट्यूब वी कैन फील हॉटनेस एज देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर, और जब हम फ्लास्क या ट्यूब को टच करेंगे तो हम फील कर सकते हैं कि वो क्या हो गया है, गर्म हो गया, यानी कि टेम्परेचर में चेंज हुआ है। सो इट्स एक्सोथर्मिक, यानी कि इसमें हीट प्रोड्यूस हुई थी। आई होप आपको अच्छी तरह से तीनों ही एक्टिविटी समझ में आ गई होंगी। अब आगे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन से दैट देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस अराउंड अस। मीन्स जब हम अपने चारों तरफ की चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं तो आप लोग ये देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हमारे चारों तरफ कई तरीके की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, यानी कि लार्ज वैरायटी की केमिकल रिएक्शंस है जो हमारे चारों तरफ होती रहती हैं। वी कैन स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम आगे क्या करेंगे, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके सभी टाइप्स और साथ ही साथ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है इन केमिकल रिएक्शंस की, उनको भी इस चैप्टर में आगे सीखेंगे। सो ये था इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। आगे के सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से केमिकल रिएक्शंस हमें बनानी है और कैसे उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमें करना है। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। यहाँ तक चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ कुछ डाउट रहा हो तो प्लीज़ कमेंट भी करें। थैंक यू।